नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 2025 लागू की गई है। पहली बार राज्य के 13 जनपदों के 95 ब्लॉकों में 180 स्टेम विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं गणित आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। पहली बार राज्य के सभी जनपदों में ब्लॉकों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। पहली बार राज्य के सभी 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक लैब ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पहली बार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अन्य केंद्रों में 60 पेटेंट सूचना केंद्र यानी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पहली बार राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित C4 STEM कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सैकड़ों महिलाएं आज लाभान्वित हो रही हैं। पहली बार सीमांत जनपदों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है। पहली बार हिमालय राज्यों से उत्तराखंड राज्य के समन्वय हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो सभी हिमालय राज्यों से मिलजुल कर वहां की चुनौतियों से वाकिफ होकर समन्वय का काम मिलजुल कर करेंगे। पहली बार पर्वतीय सीमांत जनपदों में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वर्ष यह महोत्सव अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित किया गया था। पहली बार राज्य सरकार ने सभी जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया है। पहली बार राज्य में विज्ञान रेडियो 88.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित कार्यक्रम जल्दी ही प्रारंभ किए जाएंगे। पहली बार देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी के निर्माण को उल्लेखनीय गति मिली है। भारत सरकार के 60% और राज्य सरकार के 40% के संयुक्त सहयोग से लगभग 175 करोड़ रुपए की धनराशि से इस साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपना राज्यांश भी जारी कर दिया गया। मैं तो आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जहां ये साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है, एक बार जरूर अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को और आप सब लोग जरूर एक बार उसको देखने भी अवश्य जाएं। पहली बार राज्य में विज्ञान रेडियो 88.8 मेगाहर्ट्ज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पहली बार राज्य में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार राज्य में केंद्रीय संस्थानों के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित संवाद स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार आपदा प्रबंधन में सिलक्यारा विजय अभियान ने विजय प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक रेस्क्यू मॉडल पेश किया गया है, जिस पर आधारित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कोई भी क्षेत्र या कोना ऐसा नहीं है जहां वह शोध हो, परियोजनाएं हो या नवाचार हो, जिसे हमने पूरी तरह से कवर न किया हो, बल्कि 95 ब्लॉकों एवं 13 जनपदों में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को पहुंचाने का कार्य किया है। और यह भी पहली बार हुआ है। पहली बार राज्य में ई-गवर्नेंस GIS आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से जिला चंपावत डैशबोर्ड तैयार किया गया है तथा जनपद रुद्रप्रयाग हेतु कार्य प्रगति पर है। ये सभी काम राज्य में मानकों के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारतीय मानक ब्यूरो टीम की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करते हुए उनको आज के स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने मानहानि की अर्जी दी है। अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। हरिद्वार ज्वालापुर के पूर्व MLA सुरेश राठौर पर आरोप लगाए गए हैं। IT एक्ट सहित BNS की कुल 6 धाराओं में ये केस दर्ज कराया गया है। अंकिता भंडारी हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहा था विपक्ष। कांग्रेस संगठन UKD आप समेत कई अन्य पर केस, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को लेकर ये केस दर्ज किया गया है। वहीं दुष्यंत गौतम का कहना है कि साजिश के तहत उनको फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने 250 पेज की याचिका भी दायर की है।
बीजेपी नेताओं को मानसिक रूप से परेशान करने का दावा किया गया है। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर, अभिनेत्री उर्मिला सानवर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो दुष्यंत गौतम की तरफ से मानहानि का केस दर्ज कराया गया है और आज दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई हो सकती है। लगातार अंकिता भंडारी मामले में उन पर निशाना साधा जा रहा था, वाद विवाद किए जा रहे थे और उसी को लेकर दुष्यंत गौतम ने मानहानि की अर्जी दाखिल की है और आज दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई हो सकती है। वहीं बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि उनको परेशान किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार ज्वालापुर के पूर्व एमएलए सुरेश राठौर पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं आईटी एक्ट सहित बीएनएस की कुल 6 धाराओं में ये केस दर्ज करवाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में विरोध कर रहा था विपक्ष लगातार, जिसके चलते भी ये मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। तो कांग्रेस संगठन यूकेडी और आप समेत कई पर यह केस दर्ज किया गया है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी केस दर्ज कराया गया है। साजिश के तहत फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दुष्यंत गौतम की तरफ से कहा गया है। दुष्यंत गौतम ने 250 पेज की याचिका दायर की है। वहीं बीजेपी नेताओं को मानसिक रूप से परेशान करने का दावा किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने मानहानि का केस दर्ज किया है और आज दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई हो सकती है। भंडारी हत्याकांड को लेकर एक और जहां पूरी तरीके से सियासी हलचलों का पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं पर दुष्यंत गौतम ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं बताऊं आपको, पूर्व विधायक है सुरेश राठौर और सनावर, जो उर्मिला सनावर, इनके खिलाफ डालरवाला थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा मानहानि का केस इन्होंने किया है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा। आपको बताएं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो 3 आरोपी हैं आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन एक चीज थी जो कसक थी, जो हमेशा से रही, जो अंकिता भंडारी के परिजन भी मांग करते रहे कि वो वीआईपी कौन है। क्योंकि अंकिता भंडारी की जो चैट हुई थी, उस चैट में उसने बताया था कि उस पर एक्स्ट्रा सर्विस वीआईपी को प्रोवाइड करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। एसआईटी का गठन हुआ, पुलिस की तरफ से बयान आता है ट्विटर इसमें कि कोई भी वीआईपी नहीं था, लेकिन विपक्ष लगातार मुखर रहा। आपको बताएं कि कांग्रेस के साथ साथ यूकेडी, और जो सबसे बड़ा इसमें जो सोशल मीडिया पे ट्रोल होने वाला ये मामला बना, वो गट्टू से बना। मैं आपको बताऊं, उर्मिला सनावर जो है कथित पत्नी है पूर्व विधायक सुरेश राठौर की, इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर वीआईपी का नाम लिया, गट्टू नाम का संबोधन किया कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद से राजनीति गरमाने लगी। कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट की। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, इन्होंने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई जांच की पैरवी की। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम है कि सीबीआई जांच कराएं। तो सीबीआई जांच को लेकर ये मामला तूल पकड़ता रहा। इस बीच आज एक नया वीडियो भी सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ है, ट्विंकल मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया है और कहा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो वो एसआईटी को सौंपेगी और जो कई लोगों की नींद हराम कर देगी। कई ऐसे सफेद पोश हैं जिनके खिलाफ उनके पास सबूत हैं। बहरहाल वो सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने एक और, जहां उन पर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं आपको बताएं, एक कल जो दुष्यंत गौतम ने दर्ज कराया, इससे पहले भी 2 अलग अलग लोगों ने एफआईआर लॉन्च कराई थी, जिसमें कहा गया था कि दुष्यंत गौतम की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक जो देश भावना से प्रेरित होकर उनका नाम उछाला जा रहा है। इसी को लेकर दुष्यंत गौतम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो छवि धूमिल हुई है उसको लेकर एक और जहां दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खड़ी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, जिसमें उन्होंने लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभागीय सचिवों से चर्चा कर विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर दिए गए सभी विभाग अपनी संपत्तियों को गवर्नमेंट असिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर मैप करें।
तो ये बड़ी बैठक की गई है। आपको हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई समय से लंबित चल रहे प्रकरणों को संबंधित इस विभाग को लेकर और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की है। वहीं उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी विभाग अपनी संपत्ति को गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर मैप करें। तो इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कई बड़ी चर्चाएं की गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई है, जिसमें कई समय से जो पुराने मुद्दे पड़े हुए थे उन पर चर्चा की गई है, उनको समाधान करने के लिए चर्चा की गई है। और अब ये भी कहा गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी संपत्ति को गवर्नमेंट एसेट पर मैप करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। मस्जिद मार्केट से होते हुए बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक निकाले गए मार्च में भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं और नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोषियों की सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा सबूत मिटाने का कार्य कर रही है और कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। एक बेटी के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, अन्याय हुआ और उस बेटी के प्रति हुए इस अपराध के लिए निश्चित रूप में हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जवाबदेह है। सरकार इस रूप में जवाबदेह है कि सरकार को पूरा केस मालूम है, सब अपराधियों का अता पता नाम सरकार को पता है, लेकिन सरकार जानबूझकर अपराधियों को बचा रही है। उस बेटी ने अंतिम क्षण में ये बात कही थी कि मुझे एक वीवीआईपी के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ऐसे में मेरी जान को खतरा है। और उसी दिन, जिस दिन उसने ये चैट अपने एक मित्र को लिखा, उसी दिन उसकी जान को खतरा हो गया और उसके तीसरे चौथे दिन 18 तारीख के बाद 22 तारीख की रात को उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोदिया के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को न्याय दो पद यात्रा कार्यक्रम के तहत आज चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा के गोचर से लेकर कर्णप्रयाग और फिर उसके बाद थराली विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ और थराली में यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया। और इस अवसर पर तमाम जितने आज बहुत सारे माताएं बहनें कार्यकर्ता लोग दूर दराज गांवों से इस कार्यक्रम से जुटे और लगातार जैसे कि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो अंकिता भंडारी के इस हत्याकांड में जो वीआईपी है उनका नाम उजागर हो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से आज कल लगा करके जो 3 दोषियों को पकड़ा है उसका आज तक कोर्ट केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विफल रही है कि वो वीआईपी कौन थी। अभी हाल ही में पता लगा कि वीआईपी का नाम उजागर किया गया। एक महिला द्वारा उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा आपसी वार्तालाप में वीआईपी का नाम लिया। वहीं रुड़की के मंगलौर हनुमान चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अंकिता भंडारी के मामले को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उठा रही है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये भोली भाली जनता को भटकाने का काम कर रही है। मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने कहा कि आज कांग्रेस को सद्बुद्धि आए, इसलिए उनका पुतला दहन किया गया है। इसका चुनाव कांग्रेस के मन में है कि उसके पास मुद्दा नहीं है। माननीय धामी जी ने इतना विकास कर दिया, कांग्रेस को कई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज वो अजीब गरीब मुद्दे उठाकर बेटी अंकिता को लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जजमेंट माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है। और फिर भी हमारी सरकार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दिया है, अगर आपके पास में कोई वाकई ऐसी चीज है तो क्योंकि वो कोर्ट में पेश करो, कोर्ट से दोबारा ट्रायल करा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तैयार है और यहाँ पे कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठाया
कि किसी की बेटी के लिए, जो बेटी का इतने दिन का इंतजार करे, और माननीय धामी जी ने लगातार जिसके इतनी पैरवी करके बहुत जल्दी उसको फैसला दिलवाने का काम किया, न्याय देने का काम किया। अंकिता भंडारी के हत्याकांड जो है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी जो द्वारा जो गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें आदेशित किया गया। इसी उसमें जो है कांग्रेस पार्टी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर नगर का बहुचर्चित मोहल्ला नत्था सिंह, जिसे अवैध धंधों के चलते काली बस्ती कहा जाता है, नशे की बढ़ती समस्याओं से परेशान युवाओं ने सुभाष चौक पर जन जागरूकता अभियान चलाया है। युवाओं ने सड़क पर उतरकर फ्लेक्सी लगाकर जनता को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया है। वहीं जसपुर पुलिस से अनुरोध किया है कि नगर में सभी तरह से सूखे नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इस अभियान में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। प्रशासन को ये भी ध्यान देना कि जो हमारे बीट अधिकारी और हर जगह कुछ कांस्टेबल्स हैं जिनको बीट के रूप में कुछ मोहल्ले दिए जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी जो है उसमें जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस के जो बीट है उसके बिना पता हुए वहाँ पर कोई कारोबार हो रहा हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर के थेरौरा गांव में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में डीजल चोरी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। रविवार की देर शाम छापेमारी के दौरान पुलिस ने टैंकर से चोरी किया गया करीब 400 लीटर डीजल जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि थितोला में हम लोग खड़े हैं, एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली और हमारे साथ चौकी इंचार्ज लंडौरा जी के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर कोई तेल चोरी की जा रही है टैंकर में से। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ है। बताया गया यहाँ पर पूछताछ में पुलिस के द्वारा भी और अन्य लोगों से पूछताछ की गई कि किसी बाबर नाम के व्यक्ति की ये जो जगह है, ये यहाँ पार्किंग स्थल यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर आकर ये टैंकर खड़े होते हैं और उनमें से तेल निकालने की जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है। और ये अभी मौके पर हमें पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि अंधेरा हो गया है, लगभग छोटे ड्रम है नीले और एक वो पीले वाला है और उसमें से लगभग 400 लीटर के आसपास कुछ तरल पदार्थ है, संभवतः डीजल ही होगा। नाइट के समय तो ये बताया जा रहा है कि इसमें से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको संभल ले चलते हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है।